नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे और एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि चार चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बहुत खुश होना, सुंदर लगना, शोभा बढ़ाना, सजावट करना। तो चार चांद होना का मुहावरे का सही अर्थ है शोभा बढ़ाना। क्या है? शोभा बढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। रतिपति, महेंद्र, राजेंद्र, आशुतोष। तो इंद्र का जो पर्यायवाची होता है वह महेंद्र होता है। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? महेंद्र होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीर का अर्थ कौन नहीं है। तीर किनारा, तट, बाण, नदी। तो तीर का जो अर्थ होता है वह किनारा होता है, तट होता है, बाण होता है, लेकिन नदी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पुरुषोत्तम किस समास का उदाहरण है। तो पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास है। पुरुषोत्तम में क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि योगी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो यह बहुत आसान क्वेश्चन है। तो योगी का विपरीत, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछता भी है बिहार पुलिस में। तो योगी का विपरीतार्थक हो जाएगा भोगी। क्या हो जाएगा? भोगी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुनहला में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो बाद में किसी भी शब्द के बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो जो सुनहला है ना, इसमें हाला प्रत्यय है। क्या है? हाला प्रत्यय है और उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्रिया दो प्रकार का, सकर्मक और अकर्मक। तो राम वन गए, वह शर्मा रही है, वे लौट आए, मन घबराता है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण राम वन गए। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गायिका का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो गए जोड़ ई का, यह गायिका का सही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देहात किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है। तो जो देहात है ना, देहात यह विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन अवयव नहीं है। कब, कहाँ, जहाँ, थोड़ा। तो यह आपका थोड़ा जो है ना, यह अवयव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि का विशेषण क्या होगा। का विशेषण क्या होगा। तो विस्तृत है, विस्मृत है, बृहद है, उपयुक्त सभी। तो जो विशेषण होता है वो विस्तृत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इंग्लिश का भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मुकेश ट्रेवल्ड डैश ट्रेन। तो मुकेश ट्रेवल्ड इसमें हो जाएगा बाई ट्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई ट्रेन, बाई कार, बाई मोटरसाइकिल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो मुकेश ट्रेन से सफ़र किया, चाहे ट्रेन के द्वारा, बाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैकलेस। रैकलेस जो होता है ना, यह लापरवाह होता है, असावधान होता है। तो जो रैकलेस का मतलब होता है, मीनिंग होता है असावधानी बरतना या लापरवाह। तो ये हो जाएगा कॉर्टियस हो जाएगा, यानी सावधान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट वर्ड बताना है आपका। ओपनिंग, होनोरेरी, ट्यूशन, बिगिनर। तो ये आपका HONORY होनोरेरी जो हो जाएगा। ठीक है, मानसेवी इसका अर्थ होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्पेलिंग इसका सही है। अगला प्रश्न है कि पिक द करेक्ट सेंटेंस है। ही इज अ वेरी ब्लाइंड टू रीड स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स। ही इज वेरी ब्लाइंड टू रीडिंग स्मॉलेस्ट ऑफ द प्रिंट्स। ही इज टू ब्लाइंड टू रीड स्मॉलेस्ट ऑफ द प्रिंट हो जाएगा, इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। यह क्वेश्चन जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1857 के विद्रोह के समय जो था ना, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पामर्स्टन था। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भोसले कहाँ के शासक थे। जो भोसले थे वह नागपुर के शासक थे। कहाँ के थे? नागपुर के शासक भोसले थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है विलियम बेवर्डन, जॉर्ज यूले, ह्यूम, लॉर्ड डफरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले, जो कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में ये अध्यक्षता किए थे। जॉर्ज यूल और ह्यूम इसके महासचिव थे, इसकी स्थापना किए थे कांग्रेस का। और लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल उस समय था। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। सरदार पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षा सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद। क्या हो जाएगा? गुरु हरगोविंद। अगला प्रश्न देखते हैं कि सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? अभी भी नहीं है। सैंधव सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में भी जो जहाँ भी खुदाई हुआ है वहाँ लोहा नहीं मिला है, तो जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वह लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, और सैंधव सभ्यता लोहा से वहाँ के लोग परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ था? ठीक है, तो गोत्र तो उत्तर वैदिक काल में आया है। तो महावीर का जन्म जो हुआ था ना, यह ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। अगला प्रश्न है लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? तो लीलावती पुस्तक का जो संबंध है वह गणित से है। लीलावती पुस्तक का संबंध भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा लिखा गया है, तो यह गणित से इसका संबंध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा रचना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रैंड की हत्या किस राष्ट्रवादी ने की थी? रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा किया गया था, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर चापेकर के द्वारा रैंड की हत्या की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जिसका शुरुआत 1905 से हुआ था। ठीक है, इसमें विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा था। तो स्वदेशी आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वह बंगाल प्रांत से हुआ था। ठीक है, बंगाल प्रांत से। और स्वदेशी आंदोलन इसका उल्लेख आपको आनंद मठ में भी मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वाई राजा जय सिंह के द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं की गई है? ऑप्शन है जयपुर, उज्जैन, अयोध्या, दिल्ली। तो जयपुर, उज्जैन और दिल्ली में किया गया, जबकि अयोध्या में नहीं किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था? तो पाकिस्तान का प्रस्ताव जो था ना, यह लाहौर अधिवेशन में 1940 में हुआ था। ठीक है, इसमें इसका स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रैयतवारी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवारी व्यवस्था जो लागू की गई थी, यह ऑप्शन है 16, 20, 1824, 1828। तो 1820 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन देने वाला जो था वह अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अगला प्रश्न है कि किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो वह कॉपरनिकस कहे थे। कौन कहे थे? कॉपरनिकस कहे थे। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या होगा? दिन बड़ा हो जाएगा, रात बड़ी हो जाएगी, दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, दोनों असमान रहेंगे। तो यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। क्या होगा? दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? उस उत्पादक देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट में करके। चलिए बता देते हैं, इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? तो सारगैसो जो सागर है, सारगैसो सागर, ठीक है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, यह जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, सारगैसो सागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एशिया की छत किसे कहते हैं? तो जो एशिया की छत, पामीर के पठार को एशिया का रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, पामीर का पठार को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अश्व अक्षांश का संबंध किससे है? तो अश्व अक्षांश जो होता है ना, अश्व अक्षांश वह 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है टीटागढ़ जो है ना किस लिए जाना जाता है? तो टीटागढ़ यह कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। टीटागढ़ जो है कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? तो जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, ईटानगर यह सब पूर्वोत्तर में ही है, लेकिन सबसे पूर्व में तिनसुकिया है। तिनसुकिया जो सबसे पूर्व में है। चलिए अगला प्रश्न है कि अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? यह कॉकेशियाई, निग्रोकल्प, ऑस्ट्रेलियाइड और मंगोल कल्प। तो जो अधिकांश भारतीय है ना वह काकेशियाई समूह से संबंध रखते हैं। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। तो यह महाद्वीप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ज्वालामुखी एक भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, डागर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है। तो यह आपका उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र में है, जो मत्स्य उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है कि धरातल के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहते हैं। तो धरातल के नीचे पिघली चट्टान को मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो निम्न में जो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन आप लोग देखते चलिएगा, यह सह्याद्री के पूर्वी ढालों पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसको भंत्रोस पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो यह है आपका वासजेस जो है ना, यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, चलिए हिमालय तो है, नवीकरणीय है, जीवित। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो प्राचीनतम तंत्र के रूप में धरवार तंत्र को जाना जाता है। किसको? धरवार तंत्र को प्राचीनतम यानी पुराना तंत्र के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित किस आधार पर संविधान सम्मत रूप में प्रतिबंधित नहीं हो सकती है। यानी भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, किस आधार पर उसको रोक नहीं सकते हैं। तो यह हो जाएगा सरकार की आलोचना करने पर उसको रोक प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशनों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। यह आपकी आर्टिकल 88 में बताया गया है, वो आपके महान्यायवादी हैं और महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश प्रांत का गठन हुआ था। तो यह जो रिपोर्ट है आपका वांचू रिपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांचू रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर 1853 में आंध्र प्रदेश प्रांत का गठन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान आपका जन गण मन है को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो यह आपका कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गया था। बिशन नारायण धर उस समय अध्यक्ष थे। ठीक है, और 1896 में वंदे मातरम को गाया गया था रहमतुल्लाह सैनी के अध्यक्षता में, वो भी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों से संबंधित है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 74 और जो 75 है वह मंत्रिपरिषद से संबंधित है। क्या है? मंत्रिपरिषद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान गाने का समय कितना है। तो राष्ट्रगान गाने का समय है 52 सेकेंड, लेकिन आपसे कभी कभी पूछ देता है कि संक्षिप्त रूप से इसको गाने में कितना समय लगता है। तो 20 सेकेंड लगता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है या सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को अपना कर्तव्य पालन हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है। उसके किसी भी व्यक्ति या समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन रीट जारी करता है। तो यह है परमादेश, और उसके अधिकार के लिए बंदी प्रतिशकन करता है, लेकिन उसका कर्तव्य पालन करने के लिए परमादेश रीट जारी करता है। और इस सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है ना, यह 5 तरह का रीट जारी करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल प्रतिनिधियों की संख्या थी ना, वह 70 थी। कितना थी? 70 थी। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो जो नागरिकता है वह 5 से 11 में है, तो यह आपका राइट आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है, नियमित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। और स्वतंत्रता का अधिकार एक है नैतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है और प्राकृतिक अधिकार है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह आपका एक नागरिक अधिकार है। क्या है? नागरिक अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न है कि मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो मतदाताओं को पहचान पत्र देने का जो प्रावधान है वह आपका निर्वाचन विधि जो है संशोधन अधिनियम 1975 में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था किस मिशन के तहत। तो जो संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है मतदाता की उम्र क्या है। तो मतदाता की उम्र जो है आपका 21 साल है। ठीक है, लेकिन बिहार में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपका
21 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष, मतदाता की उम्र कितना है? 18 वर्ष। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए बिहार में मुखिया वगैरह का चुनाव लड़ने के लिए उम्र आपका 21 वर्ष होना चाहिए। वोट आप 18 वर्ष में ही दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी जो है ना, यह मोर है। क्या है? मोर है। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। ये भी एक आपका क्वेश्चन बन गया जो सही है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो आप क्या कीजिएगा, दोगुना करिएगा तो इसमें क्या कीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा। आपके मन में यही बात आएगा, लेकिन नहीं, ध्वनि का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर साउंड सर्विस बज रहा है, डीजे बज रहा है, उसको दबाइएगा तो उसमें आवाज़ कम होगा? नहीं होगा। तो वायु में मतलब ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका क्या होगा, 332 मीटर पर सेकेंड ही ध्वनि की चाल होगी। ठीक है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पड़ता है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ये होता है 300 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो इको जो उत्पन्न करता है वह आपका परावर्तन के कारण करता है। किसके कारण? परावर्तन के कारण उत्पन्न करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और ये रमन प्रभाव तो सीवी रमन के द्वारा दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पास आते हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, जितने पास आएगा उतने बढ़ेगा। तो ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो ये भी आपका राइट आंसर डॉपलर प्रभाव के कारण ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचलन क्या कहलाता है? तो आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का जो संचलन है ना, उसको सम्मोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मोहन कहते हैं। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचलन सम्मोहन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पहाड़ों पर पानी जो है ना, कितना तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री से कम पर ही उबलने लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति कितनी है? तो जो प्रकाश की गति है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगला प्रश्न है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण जो है ना 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण क्या होगा? तो आपतित किरण परावर्तन किरण के बराबर होता है, तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितना होगा? तो जो परावर्तित किरण होगा ये आपका 2 थीटा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2 होता है। CONH2 इसका फॉर्मूला होता है, जिसको बोहलर ने सबसे पहले बनाया था। ठीक है, यूरिया, या कह सकते हैं कि यूरिया का खोज बोहलर के द्वारा ही किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह 46% होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना एक एस्टर है। क्या है? एक एस्टर है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। क्या है? यहाँ अर्ध आयु होगा, अर्ध आयु 1600 वर्ष है। तो कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? तो जो टी अर्ध आयु बराबर होता है टी हाफ होता है। ठीक है, क्या होता है? टी हाफ होता है। तो इसका जो हो जाएगा 25% अंश बन जाएगा, तो हो जाएगा 3200 वर्ष में। क्या हो जाएगा? 3200 वर्ष में। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का जो समस्थानिक होता है C14 होता है। क्या होता है? C14 होता है। C6 14 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान कितना होता है? और आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूरा के पूरा ऑप्शन भी ऐसे ही रहेगा। तो pH मान जो होता है ना वह 7.35 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की अभिव्यक्ति होती है उसके pH द्वारा, pH मान के द्वारा। और pH जो मान दिया था ना स्केल या HP सोरेनसन 1909 ईस्वी में इसको दिया था, इसको 0 से 14 बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो 7 से नीचे रहेगा वो अम्लीय रहता है, 7 उदासीन होता है और 7 से ऊपर होता है जो वह क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ साथ बदलता है? तो ये संयोजकता के साथ साथ कौन बदलेगा? ऑप्शन है परमाणु, तुल्य, अनुभार, घनत्व। तो यह इसका बदलता है परमाणु भार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाएंगे तो सिंपल सी बात है, जल बनेगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है तो हो जाएगा 78.79%। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा गैस वैश्विक उष्णता जो अभी पूरा देश परेशान है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो उत्तरदायी जो है या CO2 और मीथेन है, CO2 और मीथेन है। चलिए अगला प्रश्न है कि घटपर्णी पिचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक पिचर में रूपांतरित होता है, तो निम्नलिखित में कौन सा भाग, तो स्तंभ है, पत्ता है, अनुपर्ण है और पर्णवृंत है, तो जो पिचर में रूपांतरित होता है वह पत्ता हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है मानव रक्त का pH मान जो होता है 7.4 होता है, क्या होता है 7.4 होता है, और रक्त एक संयोजित तरल ऊतक होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है कि पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो जो पाओक्रिस्टेसस है यह मोर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। मनुष्य का होमोसेपियंस, ठीक है, मेढक का राना टेग्रिना और बाघ का पैंथरा टाइग्रिस। चलिए अगला प्रश्न है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है आपका किंग कोबरा। कौन है? किंग कोबरा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक मीन है, तो निम्न में कौन एक मीन फिश है, तो जो आपका कटल हो जाएगा, कटल फिश है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है, तो यह सौर ऊर्जा में नहीं है। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, तो वाहन प्रदूषण में CO है, SO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे सेट प्रैक्टिस को कल लेकर आया जाएगा। तो आज आप लोग इस वीडियो को देखिए और ढेर सारा प्यार और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब आप उल्टी गिनती इसका शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है। ठीक है। 24 सितंबर से शुरू है।